वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका सिद्धांत बिल्तरे चैनल पे। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब कोई भी वीडियो डालूं तो बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। अभी क्या होता है कि ग्रुप में बताना पड़ता है कि वीडियो डाल दी गई है, लेकिन यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे तो मैं बता नहीं भी पाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और किसी एक फ्रेंड को शेयर कर दें। 3-4 दिन के बाद ये क्लास हुई है। उसका कारण ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और अभी भी थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम है, लेकिन अब क्लास आपकी रुकेगी नहीं, अब कंटिन्यू होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। 2 महीने के आसपास हमारे पास टाइम है और इसमें हमारा सारा कोर्स कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद हमें रिवीजन करना है 3 से 4 बार, और हमें MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं इसी 2 महीने में। तो मैं जो वीडियो अभी अपलोड करूँगा उसको आप बार बार देखिए, क्योंकि बार बार देखने से आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर MCQ क्वेश्चन कराओ, तो वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो भी होंगे, उसकी भी मैं आज से क्लास करने की सोच रहा हूँ। 10 क्वेश्चन 10 मिनट, जो टॉपिक पढ़ाया है उसी के 10 क्वेश्चन 10 मिनट में बता दिए जाएंगे। तो एक वीडियो वो 10 मिनट का रहेगा और एक ये क्लास रहेगी। फिर 6-7 दिन के बाद मैं लाइव क्लास की सोच रहा हूँ। तो यदि लाइव क्लास आप चाहते हैं कि सर रिकॉर्डेड ना हो, लाइव क्लास हो, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट में आप मुझे बताएं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी आपको डाउट है मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे कमेंट के माध्यम से ही पता चलेगा कि आप चाहते क्या हैं। बाकी आपको एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने सामाजिकरण का, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक टॉपिक था जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, उसके बाद वीडियो अपलोड नहीं हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो अब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसका सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो जो टॉपिक है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। उसकी 3 क्लासेस होंगी। तो फर्स्ट हो चुकी है, सेकेंड अभी ये है और थर्ड होगी नेक्स्ट डे। तो सामाजिकरण में मैंने बताया था कि बच्चे का सामाजिकरण जन्म से प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। जैसे कि अधिगम यानी कि सीखना जन्म से प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। मानव का विकास या बच्चे का विकास प्रसवपूर्ण अवस्था जब माँ के गर्भ में रहता है तब से प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि जन्म से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती है। ये 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इसको मैंने पहले बता दिया है, वृद्धि को, विकास को, अधिगम को, ये मैंने पहले बता दिया है पहले टॉपिक में। और आज हम समाजीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और समाजीकरण क्या है ये फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया है सोशलाइजेशन के बारे में कि सोशलाइजेशन क्या है। MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको समाजीकरण के बारे में कि समाजीकरण क्या है। तो बेसिकली हम हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे विद्यालय से हम जिस प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, जिस पार्क में हम बैठते उठते हैं, जिन लोगों के साथ हम मिलते हैं, जिनके साथ हम संपर्क स्थापित करते हैं, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, तो जहाँ भी हम संपर्क स्थापित करते हैं, जिन लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं, जिनसे हम वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, और इनसे हम क्या चीज़ सीखते हैं, यही हमारा समाजीकरण है। हमारा परिवार हमें क्या सिखाता है, क्या मोरल वैल्यूज़ सिखाता है, क्या बिलीफ सिखाता है, क्या विश्वास सिखाता है, क्या अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है, ये सब हमारा समाजीकरण है। इन सबसे हमारा समाजीकरण होता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जब हमारे घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो हमारे घर वाले हमें उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारा परिचय उनसे कराते हैं। और परिचय कराने से क्या होगा, हमारा अच्छा समाजीकरण होगा। वो हमसे पूछते हैं कि भाई तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, और तुम्हारा भी कॉलेज हुआ है कि नहीं हुआ, और तमाम बातें हमसे करते हैं। और इन बातों के माध्यम से हमारा समाजीकरण होता है, हमारा सोशलाइजेशन होता है। हमारे पड़ोस में अंकल जी हमसे कुछ वार्तालाप करते हैं तो उसके माध्यम से भी हमारा समाजीकरण हो रहा है। हमारे घर वाले आपस में बैठ के कोई बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा समाजीकरण होता है। हम विद्यालय जाते हैं, हम बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं,
हम अंताक्षरी हमारे विद्यालय में होती है कभी, या हमारे विद्यालय में कोई भी क्विज होता है या कोई कार्यक्रम होता है या बाल सभा होती है, तो उसमें भी हमारा समाजीकरण हो रहा है। हम प्लेग्राउंड जाते हैं, हम लाइब्रेरी जाते हैं, नहीं लाइब्रेरी जाते हैं तो हमारा समाजीकरण नहीं हो रहा है। ये मैंने गलत बोल दिया कि हम लाइब्रेरी जाते हैं। हम लाइब्रेरी जाते हैं तो हमारा समाजीकरण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लाइब्रेरी जा रहे हैं तो हम चुप बैठ गए हैं, शांत बैठ गए हैं, अपनी बुक ले ली, अपना न्यूज़पेपर ले लिया, उसको अपना पढ़ रहे हैं अच्छे ध्यान से, किसी से संपर्क नहीं कर रहे। लाइब्रेरी में इसलिए समाजीकरण नहीं हो रहा क्योंकि हम किसी से बोल ही नहीं रहे, किसी से हम संपर्क ही स्थापित नहीं कर रहे, किसी से हम कांटेक्ट नहीं कर रहे, किसी के साथ हम रिलेशन में नहीं है, किसी के साथ हम बातचीत नहीं कर रहे, हम अपने शांत बैठे हैं, तो हमारा समाजीकरण नहीं होगा। समाजीकरण होने के लिए किसी से आपको बातचीत करना पड़ेगी, किसी से बोलना पड़ेगा, आपसी सहयोग से होगा। और यदि आप अकेले सोचें कि हम शांत बैठ जाएं तो आपका समाजीकरण नहीं होगा। तो बेसिकली ये समाजीकरण होता है। अच्छे से समझने के लिए आपको हमारा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। पहला लेक्चर आप देखिए, उसके बाद ये सेकंड लेक्चर अटेंड कीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा समाजीकरण। उसमें मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कराए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद समाजीकरण का जो सेकंड टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना है कि समाजीकरण के निर्धारक क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कौन सी चीज़ें निर्धारित करती हैं समाजीकरण को। जैसे जब वर्षा होती है तो हम कहते हैं कि वर्षा कराने के लिए कौन से तत्व उसके निर्धारक हैं, तो हम कहते हैं कि भैया वर्षा कराने के लिए हमारे पास ना अच्छे वन होने चाहिए, अच्छे वन या अच्छे जंगल होने चाहिए। और इसके बाद वर्षा कराने के लिए हमें क्या वन से क्या होता है, वन होना चाहिए, अच्छे उसके आसपास का वातावरण अच्छा होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वर्षा करने के लिए हमें ज़रूरी है और उनके माध्यम से वर्षा होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी वर्षा कराने के लिए वन है। यदि वन होंगे तो वर्षा होगी। तो वर्षा के लिए जिस प्रकार वन जरूरी है, इसी प्रकार समाजीकरण के लिए क्या जरूरी है, ये होता है निर्धारक का अर्थ। निर्धारक का अर्थ होता है कि क्या जरूरी है समाजीकरण के लिए, कौन सी चीज़ें समाजीकरण की जरूरी है ताकि बच्चे का समाजीकरण हो। तो पहला है प्रारंभिक अनुभव, यानी कि अर्ली एक्सपीरियंस। अर्ली एक्सपीरियंस, प्रारंभिक अनुभव। तो बचपन की अनुभूतियाँ, माता पिता उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कोई गलती कर देता है घर में, तो उसके माता पिता उसको बहुत बुरी तरह डांट देते हैं। तो बच्चा अब क्या करेगा कि जब दूसरा कोई काम करेगा तो बड़े सोच समझ से करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा या डरेगा करने से, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो सोचेगा कि यदि मैं ये काम गलत कर देता हूँ या इसमें कोई गलती हो जाती है तो मेरे माता पिता मुझको डांटेंगे। तो ये अनुभव होते हैं। ये जब भी अब वो कोई काम करेगा, छोटा बालक है, जब भी कोई काम करेगा तो अब वो डरेगा और कॉन्फिडेंस से वो काम नहीं करेगा, उसमें झिझक उत्पन्न हो जाएगी, कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसके माता पिता उसको डांट देते हैं अगर गलती होती है तो ये उसके पास्ट एक्सपीरियंस है, अर्ली एक्सपीरियंस है और प्रारंभिक अनुभव है। प्रारंभ में जो उसको अनुभव मिले हैं उसके अनुभव हैं। इन अनुभवों के माध्यम से उसका समाजीकरण प्रभावित होता है। ये उसके, यदि कोई बच्चा है छोटा, कोई दूसरा बच्चा है छोटा, दूसरी फैमिली का उदाहरण है ये, वो बच्चा छोटा सा है, वो गलती कर देता है और उसके माता पिता उसको गलती करने पे डांटते नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, ये गलती तूने कर दी, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे ऐसे करना है। उसको बताते हैं कि ये तुम्हारी गलती यहाँ हुई और नेक्स्ट टाइम से अब तुम यहाँ गलती नहीं करना, उसको ऐसे ऐसे करना। तो फिर वो बच्चा नहीं डरेगा और सेकेंड टाइम वो जब कोई काम करेगा तो अच्छे ध्यान से करेगा। और उसके बाद भी गलती हो जाएगी तो भी उसके माता पिता नहीं डांटते, तो वो बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा क्योंकि उसके माता पिता उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये प्रारंभिक अनुभव है और इन अनुभवों के माध्यम से बच्चे का समाजीकरण प्रभावित होता है। जिसको जितना अच्छा अनुभव रहे, जिसके जितने अच्छे अनुभव रहते हैं, जितने सकारात्मक अनुभव रहते हैं, उसका उतना अच्छा समाजीकरण होता है। इसके बाद दूसरा है पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड भी समाजीकरण को निर्धारित करते हैं। पुरस्कार और दंड, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा है, हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, वो ना बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानता या किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करता। कोई भी उससे बात करे तो वो बच्चा किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करता, अच्छे से बिहेव नहीं करता, उसका बहुत गंदा बिहेवियर है उस बच्चे का। तो उस बच्चे के माता पिता ने उससे कहा कि देख बेटा, यदि तू सबके साथ अच्छे से बात करेगा ना तो मैं तुझे एक मोबाइल ले दूंगा,
और तू उसमें ना गेम खेलना। तो अब बच्चा क्या करेगा कि अब बच्चा सब लोगों के साथ अच्छे से बात करेगा, बड़े प्यार से बात करेगा, बड़े प्यार से बात करेगा, बहुत अच्छे से बात करेगा, किसी को कुछ उल्टा सीधा बकेगा भी नहीं, किसी से झूठ भी नहीं बोलेगा, अच्छी अच्छी। और उसके माता पिता बेटा तू अच्छी अच्छी आदतें सीखेगा तो मैं तुझे ये ले दूंगा, या मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा, या तुम्हें मोटरसाइकिल दिला दूंगा, कुछ भी पुरस्कार उसको यदि मिलेगा तो बच्चे का समाजीकरण होगा। तो पुरस्कार और दंड, दंड भी बालक को प्रभावित करता है। यदि एक तरफ पुरस्कार भी प्रभावित कर रहा है, बच्चा अच्छी आदतें नहीं सीख रहा है, उसके पिताजी ने कहा मैं तुम्हें बेटा मोबाइल दिला दूंगा, तो बच्चा मोबाइल के चक्कर में, पुरस्कार के चक्कर में अपना व्यवहार उसका सुधर जाएगा। तो उसका पुरस्कार भी प्रभावित करता है समाजीकरण को, और दंड भी प्रभावित करता है। यदि बेटा या बच्चा कोई गंदी आदत सीखता है या किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करता है, क्योंकि अच्छे से बात करेगा तभी तो उसका समाजीकरण होगा। जो लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, समाज के साथ अच्छे से जुड़ेगा तभी तो उसका समाजीकरण होगा, वरना नहीं होगा। तो उसके पिताजी, एक बच्चा है वो अच्छे से बात नहीं करता, उसके पिताजी उसको दंड देते हैं, उसको मारते पीटते हैं, तो मारने पीटने से भी थोड़ा सुधर जाता है। लेकिन आजकल ये बंद हो गया मारना पीटना, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा लेके चलेंगे। तो पुरस्कार और दंड समाजीकरण को प्रभावित करता है, उसका निर्धारक तत्व है। इसके बाद सीखने के अवसर। आपको जितने अधिक सीखने के अवसर दिए जाएंगे उतना ज़्यादा आपका समाजीकरण होगा। जैसे मेरे स्कूल में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो जब स्कूल में कोई भी कंपटीशन होता था तो मैं अपने पिताजी से पूछता था, पिताजी कंपटीशन है और मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो मेरे पिताजी कहते थे हाँ बेटा तू पार्टिसिपेट किया कर। तो कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो डांस कंपटीशन हो, चाहे वो सिंगिंग कंपटीशन हो, चाहे वो क्विज हो, चाहे वो डिबेट हो, वाद विवाद हो, डिस्कशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, तो उसमें ना मेरे पिताजी मुझे पूरी छूट देते कि हाँ बेटा तू मुझे वो सीखने का अवसर देते थे एक प्रकार से कि कोई भी कंपटीशन हो तो उसमें भाग लिया कर। इससे क्या होता है कि तुम्हारा समाजीकरण होगा, इससे तुम्हारा मानसिक विकास होगा। लेकिन इस विकास को हम अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यहाँ हम समाजीकरण पर सिर्फ उसकी बातें करेंगे। तो इससे ना हमारा समाजीकरण होता है, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों के साथ जुड़ते हैं, हम बहुत सारे टीचर के साथ जुड़ते हैं, हम नए नए लोगों के साथ जुड़ते हैं, हम नए नए लोगों के विचार ग्रहण करते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो कैसे सोचते हैं, उनकी क्या भाषा शैली है, वो किस प्रकार बात करते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, उनका कितना अच्छा बिहेवियर है। हमें सारी चीज़ों को सीखते हैं और हमारा समाजीकरण होता है, हमारा सोशलाइजेशन होता है। तो यदि कोई टीचर हमें सीखने के अवसर देता है, हमारा समाज हमें सीखने के अवसर देता है, और हमारा परिवार अगर अच्छा है और हमें सीखने के अवसर देता है, तो हमारा समाजीकरण अच्छा होगा। और यदि हमें सीखने के अवसर नहीं मिलेंगे, जैसे उदाहरण दूंगा मैं, जैसे मेरे स्कूल में जब मैं स्कूल पढ़ता था तो एक टीम गठित की गई थी क्रिकेट की, और उसको खेलने के लिए दिल्ली जाना था। और मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी खेलने जाना है, तो मेरे पिताजी ने तो हाँ कह दिया कि हाँ भाई जाना है। लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसके पिताजी ने बोला कि हाँ तुम्हें नहीं जाना है, तुमसे कुछ नहीं बनता, तुमसे ज़्यादा अच्छे से खेलते नहीं बनता। और भी पिताजी मेरे दोस्त के उसको रोक दिया करते थे कहीं जाने से। तो इससे क्या होता है कि उसको सीखने के अवसर नहीं मिल रहे थे। अब उसको सीखने के अवसर नहीं मिल रहे थे तो उसका जो समाजीकरण है वो प्रभावित होगा, उसका अच्छे से समाजीकरण नहीं होगा। और मुझे अवसर मिल रहे थे तो मेरा अच्छे से समाजीकरण होगा। तो जिसको सीखने के अवसर अच्छे मिलेंगे उसका समाजीकरण अच्छा होगा। इसके बाद अगला है कल्चर, यानी कि संस्कृति या कल्चर। अब ये क्या है? ये हमारी जो हिंदू संस्कृति है, या कोई मुस्लिम है तो उसकी मुस्लिम संस्कृति होगी, या कोई जैनी है, या कोई ईसाई है, या सिख है, कोई भी है, सबके अपने अलग अलग धर्म है और अपनी अलग अलग संस्कृति है। और उन संस्कृति को वो अपने हृदय में संजो के रखता है, अपनी आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो हम अपनी जो संस्कृति है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको अपने हृदय में बनाए रखते हैं, और इससे हमारा समाजीकरण होता है। एक उदाहरण दूंगा मैं जिसके माध्यम से आपको क्लियर कट मिल जाएगा। तो जैसे कि हमारी संस्कृति है कि हमारी संस्कृति में हम किसी दूसरी कास्ट में, किसी दूसरी समाज में, किसी दूसरी जाति में विवाह नहीं करते। ये हमारी संस्कृति है, हिंदू धर्म की संस्कृति बता रहा मैं। हिंदू धर्म की संस्कृति है कि हम किसी दूसरी जाति में विवाह नहीं करते, इंटरकास्ट मैरिज में हम बिलीव नहीं करते। ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि हम इंटरकास्ट मैरिज में बिलीव नहीं करते। ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति को हमें मानना पड़ता है। अगला है शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल
स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है शारीरिक संरचना या शारीरिक बनावट, या इसको हम स्वास्थ्य से जोड़ के भी देख सकते। एक डैश लिख के यहाँ पे स्वास्थ्य भी लिख लें, शारीरिक संरचना या स्वास्थ्य। देखिए समाजीकरण में बालक की शारीरिक संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसका शरीर अच्छा होगा, जिसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, जो फिट होगा बच्चा, उसका ना समाजीकरण अच्छे तरीके से होगा। वो कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से सीखेगा, समाज के कार्यक्रमों में बहुत अच्छे से भाग लेगा, स्कूल के कार्यक्रमों में बहुत अच्छे से भाग लेगा, और परिवार में कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें बहुत अच्छे से भाग लेगा, लोगों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ेगा, बहुत अच्छे से बात कर पाएगा, क्योंकि उसको ना कान में प्रॉब्लम है, ना आँख में प्रॉब्लम है, उसके बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए वो बहुत अच्छे से समाजीकरण उसका होगा और बहुत अच्छे से वो लोगों के साथ जुड़ सकेगा, लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर सकेगा। तो शारीरिक संरचना भी निर्धारित करती है कि आपका समाजीकरण कैसे होता है। यदि कोई गूंगा बच्चा है, बहरा बच्चा है, कम दिखाई देने वाला बच्चा है, तो वो समाज के साथ, परिवार के साथ, विद्यालय के साथ अच्छे से जुड़ नहीं पाएगा, अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। अब अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा समाज के लोगों के साथ, स्कूल के लोगों के साथ, प्लेग्राउंड में बच्चों के साथ, खेलने वाले साथियों के साथ, तो फिर उसका समाजीकरण नहीं होगा। और यदि बच्चा अच्छा है शारीरिक रूप से, तो बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ सकेगा, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, घर परिवार, पुस्तकालय, हर जगह वो जुड़ सकेगा और उसका अच्छे से समाजीकरण होगा। तो शारीरिक संरचना भी निर्धारित करती है कि बच्चे का समाजीकरण कैसे होगा या कितना होगा। इसके बाद अगला है अनुकरण, संसूचन और सहानुभूति। ये संसूचन जो है इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, संसूचन को। संसूचन की जगह आप लिखिए सुझाव। संसूचन की जगह आप लिख लीजिए सुझाव। सुझाव अंग्रेजी में सजेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अनुकरण मतलब इमिटेशन, सुझाव मतलब सजेशन, सहानुभूति मतलब सिंपैथी। तो बच्चों को मिलेगा, ये थोड़ा गलत लिख दिया किसी ने, हाँ, बच्चों को मिलेगा अन्य लोगों के अनुकरण। बच्चों को यदि अन्य लोगों के अनुकरण का अवसर मिलता है, अनुकरण मतलब एक प्रकार से नकल करना। अनुकरण का मतलब होता है एक प्रकार से किसी की नकल करना या किसी को देखते हुए सीखना। तो बच्चों को अन्य लोगों के अनुकरण का यदि अवसर मिलेगा और सुझाव मिलेंगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने से बड़े लोगों को जो भी करते देखते हैं, यदि कुछ गलत करते देखेंगे तो वो गलत करेंगे, अच्छा करते देखेंगे तो अच्छा करेंगे। तो जितना अच्छा करते हुए देखेंगे तो वो उतना अच्छा करेंगे, और उतना अच्छा करेंगे तो उनका समाजीकरण अच्छा होगा। और अपने से बड़ों को गलत करते देखेंगे, किसी से गाली गलौज करते देखेंगे, किसी से तेज आवाज में बात करते देखेंगे तो वो भी तेज आवाज में बात करना सीखेंगे, किसी से फालतू की बात करना सीखेंगे तो वो बच्चे भी फालतू की बात करना सीख जाएंगे। तो आप जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने आसपास का व्यवहार जितना अच्छा होगा, समाज का, विद्यालय का, बच्चे का, तो उसी प्रकार से बच्चा अनुकरण करेगा और उसका समाजीकरण उतना ही अच्छा होगा। और सहानुभूति का अर्थ यही होता है कि आप लोगों के साथ कितने प्यार से बात कर सकते हैं। जैसे इसका एक और उदाहरण देता हूं मैं सहानुभूति का, कि मेरे स्कूल में ना एक क्लास लगती थी, एक 15 दिन की क्लास लगती थी, मतलब टोटल 15 दिन की क्लास थी, रोज आधे घंटे क्लास लगती थी। उसमें रोज सिखाया जाता था कि हम लोगों से कितने प्यार से बात कर सकते हैं, कितने अच्छे से बात कर सकते हैं, कितनी सहानुभूति, कितनी सिंपैथी दिखा सकते हैं। और उस क्लास में मैंने सीखा कि लोगों से हमें कितने प्यार से बात करनी चाहिए, कितना अच्छा आई कांटेक्ट बनाना चाहिए, फेस टू फेस हमें थोड़ी सी स्माइल भी अपने चेहरे पे रखना चाहिए ताकि हम अजीब से ना देखें। स्माइल करने पे पता ना चेहरा बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो सहानुभूति है, ये सुझाव, जैसे आपने मुझसे कहा कि मुझे सीटेट कैसे पास करना है, वो मैंने आपको अच्छे अच्छे सुझाव दिए, एक वीडियोस भी मैंने उस पर बनाया है। तो जो सुझाव हमें मिलते हैं, जो सहानुभूति हम दिखाते हैं, जो अनुकरण हम करते हैं, जो अच्छी चीज़ों का हम अनुकरण करते हैं, तो इससे क्या है, हमारा समाजीकरण प्रभावित होता है। यदि हम अच्छा अनुकरण करते हैं, अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो अच्छा अनुकरण करेंगे, तो इससे हमारा समाजीकरण प्रभावित होता है। इसके बाद अगला है भाषा। भाषा क्या है कि समाजीकरण में भाषा का भी विशेष स्थान है। भाषा के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को, दृष्टिकोणों को समझने का अवसर प्राप्त करते हैं। मान लो हम इंग्लैंड में रहने लगे और हम हैं भारत के, हमें इंग्लिश आती नहीं है। हम इंग्लैंड में रहते हैं, भारत के हैं हम,
हमें इंग्लिश नहीं आती, तो अब हमारा समाजीकरण जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड में सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, हमें इंग्लिश बोलना आता नहीं है, हम तो है हिंदी भाषी, हम इंग्लिश कैसे बोलें। अब हम लोगों के साथ बहुत कम बातचीत कर पा रहे हैं, सीमित बातचीत। हमें खाना है तो हम सिर्फ होटल में जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें फूड चाहिए तो हमें खाना मिल जाता है। मतलब हम लोगों के साथ बहुत कम जुड़ रहे हैं, बहुत लंबी बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत सीमित बातचीत कर रहे हैं। खाना की जगह हम खाना मंगा रहे हैं, चाय की जगह हम चाय मांगते हैं, और ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं हम बहुत सीमित कर दी हमने। तो इससे हमारा समाजीकरण नहीं होगा। तो ये भाषा भी प्रभावित करती है, समाजीकरण में भाषा भी प्रभावित करती है। हाँ, वहीं इंग्लैंड में आपको इंग्लिश आती है तो फिर आप जिससे चाहे बात कर लीजिए, समाज के साथ, पड़ोस के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, किसी से भी बात कर लीजिए। तो भाषा भी प्रभावित करती है। जैसे कि हमारे इंडिया में यदि हम तमिलनाडु साइड जाते हैं और पता चला कि हमें हिंदी अच्छे से नहीं आती, तो वहाँ भी लोगों को, ग्रामीण लोगों को, शहरी लोगों को तो थोड़ी हिंदी आती है, ग्रामीण लोगों को हिंदी नहीं आती, और हम तमिलनाडु के किसी गांव में जाते हैं और वहाँ हिंदी में बात करते हैं और हम देखते हैं कि उनको हम कल्चर को सीखें, तो हम नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भाषा हमारी हिंदी है, हमें भाषा तमिल नहीं आती, तो हम उनकी संस्कृति को नहीं सीख पाएंगे। जब हम और चीज़ हम उनसे कोई सीखना चाहें तो वो भी नहीं हम सीख पाएंगे, क्योंकि भाषा प्रभावित कर रही है यहाँ पे। क्योंकि हमें तमिल नहीं आती, हमें तेलुगु नहीं आती, हमें कन्नड़ नहीं आती, हमें बांग्ला नहीं आती, तो भाषा प्रभावित करती है। अगला है अभिप्रेरणा। आप जितने ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, मोटिवेशन, आप जितने ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, अभिप्रेरित होंगे, उतना ज़्यादा आपका समाजीकरण होगा। जैसे कि आपके पिताजी ने कह दिया कि बेटा, यदि तुम लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करोगे तो तुम्हें बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बोलेंगे और तुम बहुत महान बनोगे, लाइक अब्राहम लिंकन। तुम अब्राहम लिंकन, बिल क्लिंटन, महात्मा गांधी और बहुत सारे ऐसे तमाम नेता और बहुत सारे महान आदमी हैं, उनका बच्चों को पिताजी उदाहरण देंगे और पिताजी कहेंगे कि यदि बेटा तुम बहुत अच्छा व्यवहार करोगे, लोगों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ोगे, अच्छे से बातचीत करोगे, तो पता तुम इन लोगों के जैसे महानता प्राप्त करोगे। तो अब उस बच्चे को पिताजी ने मोटिवेटेड किया, तो अब वो बच्चा बहुत अच्छे से लोगों के साथ बातचीत करता है, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको अभिप्रेरित किया था कि यदि तुम अच्छे से बात करोगे तो एक दिन तुम महान आदमी बनोगे और आसमान की ऊंचाइयों को छुओगे। तो अभिप्रेरणा भी प्रभावित करती है या निर्धारित करती है। अब समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो अब मैं बताऊंगा आपको कि समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है। रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। एक शिक्षक के नाते आप बच्चे के समाजीकरण में क्या योगदान दे सकते हैं, क्या आपका रोल रहेगा? बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के बाद, देखिए, पहला स्थान बालक के समाजीकरण में अपनी माता का आता है, माता के बाद परिवार का आता है, फिर विद्यालय का आता है, प्लेग्राउंड का आता है, आसपास के वातावरण का आता है, समाज का आता है, पड़ोस का आता है, लेकिन पहले माँ का आता है, फिर परिवार का आता है। तो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के बाद स्कूल, और स्कूल में विशेष रूप से टीचर। स्कूल में तो टीचर का ही रहता है सबसे ज़्यादा रोल बच्चे के समाजीकरण में। तो एक टीचर जितना अच्छा व्यवहार करेगा उतना अच्छा बच्चे का समाजीकरण होगा। एक टीचर जितना अच्छा व्यवहार करेगा उतना अच्छा बच्चे का समाजीकरण होगा। एक टीचर जैसे कहता है कि देखो बच्चा, ये देखो बेटा, मैं समय का बड़ा पाबंद हूँ, और समय का बड़ा पाबंद है टीचर यदि, और ऐसे वो बात कहता है, और जैसे 10 बजे उसकी क्लास है और 10 बजे आके वो क्लास लेता है डेली 365 दिन, तो बच्चे ये उससे सीखेंगे टीचर से, और बच्चे का समाजीकरण होगा। बच्चे सीखेंगे कि मेरे टीचर ना रोज़ समय के पाबंद हैं और 10 बजे क्लास में आ जाते हैं, तो हमें उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए। और बच्चे को शिक्षक बताता है कि बेटा, तुम यदि किसी के साथ अच्छे से बात करते हो, किसी के साथ अच्छे से जुड़ते हो, किसी से अच्छे से साथ बोलते हो, अच्छी चीज़ें सीखते हो, तो तुम्हारा समाजीकरण होगा। और शिक्षक भी अपने प्रिंसिपल से, अपने साथी टीचरों से अच्छे से बात करता है, अच्छे से बोलता है, खिलखिलाता है, हंसता है, और सारी क्रियाएं अच्छे से करता है, कभी लड़ता झगड़ता नहीं है। तो ये बच्चे जो है ये टीचर को देखेंगे कि हमारे ये ना टीचर है, ये बहुत अच्छे से बात करते हैं आपस में, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, और तो हमें भी नहीं कभी लड़ते झगड़ना चाहिए, और हमें भी लोगों के साथ अच्छे से बात करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। तो बालक के समाजीकरण में विद्यालय और शिक्षक दोनों की भूमिका है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि सारांश में हम कह सकते हैं कि शिक्षक
सारांश में हम कह सकते हैं कि शिक्षक बालक के समाजीकरण को प्रभावित करता है। शिक्षक के स्नेह, पक्षपात डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, आप भेदभाव करते हैं बच्चों में कि ये बच्चा नहीं, ये बच्चा अच्छा है, ये ठीक नहीं है, उसको नहीं पढ़ाना, इसको पढ़ाना, यदि ऐसा भेदभाव करते हैं, या किसी से अत्यधिक स्नेह करते हैं, किसी से बिल्कुल कम स्नेह करते हैं, या बुरा व्यवहार करते हैं, या दंड आदि देते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चों पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है और उसका सामाजिक विकास अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो ये समाजीकरण की कहानी थी, 2 पार्ट हो चुके हैं। तबीयत ठीक होने की वजह से मैं उतने अच्छे और एक पूरी ऊर्जा के साथ क्लास नहीं ले पाया हूँ, और कुछ लोगों ने बोला था कि सर क्वेश्चन भी ऐड करिए, तो कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, 8-10 क्वेश्चन होंगे जिनको हम अच्छे से समझेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इनके क्वेश्चन भी करेंगे और अगली क्लास करेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार देख लें। 2 बार देखने से क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक बार में जब वीडियो नहीं समझ में आता है तो हमें 1-2 बार और देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद नहीं समझ में आया है तो फिर आप मुझे बताएं कि सर मुझे वीडियो समझ में नहीं आया है, तो फिर मैं आपको दोबारा वो टॉपिक पढ़ा के समझा दूंगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। वैसे तो समाजीकरण जन्म से प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, जब तक हमारी मौत नहीं होती, तब तक हमारा समाजीकरण चलता रहता है। लेकिन इनने पूछा है कि सबसे अधिक गहन, सबसे गहन मतलब सबसे ज़्यादा कब होता है समाजीकरण? व्यक्ति के पूरे जीवन में, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान। तो इसका उत्तर है किशोरावस्था के दौरान हमारा सबसे अच्छा समाजीकरण होता है। जब बच्चा 13-14 वर्ष, वैसे किशोरावस्था होती है 13-14 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक। तो जब बच्चा 13-14 वर्ष का होता है तो समाज के लोगों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ता है, बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लेता है, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ता है, बहुत सारे लोगों से बात करता है और उसके बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। तो वहाँ उसका सबसे ज़्यादा और सबसे गहन और सबसे जटिल समाजीकरण होता है। बी आपका राइट आंसर है, और आपको राइट आंसर पता ना हो तो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके साथ बच्चे और वयस्क सीखते हैं। देखो, परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय में जाएंगे वहाँ भी सीखेंगे, और श्रेष्ठ जनों, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनसे भी सीखेंगे। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या अर्थ है? अपने सामाजिक नियम खुद बनाना। क्या आप अपने खुद सामाजिक नियम बनाएंगे? ये तो गलत है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, समाज में बड़ों का सम्मान करना ये तो ठीक है, लेकिन ये समाजीकरण का एक हिस्सा है, पूरा का पूरा समाजीकरण नहीं है। इनने पूछा समाजीकरण, तो बी भी गलत है। डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, सदैव नहीं अनुपालन करेंगे हम, ये सदैव हटा देते तो उत्तर होता कि सामाजिक जो नियम है, मानदंड मतलब जो नियम है, समाज ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन करना, लेकिन सदैव लिखा है इसलिए ये उत्तर गलत हो गया। सही इसका उत्तर है डी। सही उत्तर क्या है? डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। अगला है समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? शिक्षक के द्वारा शिक्षक एवं पढ़ाई जो चीज़ पढ़ाई गई हो उसके बीच संबंध। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बताया आपको, बताया क्या? ऐसा नहीं बताया। दूसरा, समाज की आधुनिकीकरण प्रक्रिया, ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया उसके बारे में आपको नहीं सोचना। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन नहीं पढ़ाया। समाज के जो नियम है, समाज के जो मानदंड है, जो नॉर्म्स हैं, जो रूल रेगुलेशन है, उनके साथ अनुकूलन करना ही समाजीकरण है। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे अधिक योगदान करती है? हस्तांतरण में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरण करना, एक जगह से दूसरी जगह या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस। तो सबसे ज़्यादा परिवार। क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवार क्यों करता सामाजिक परंपराओं का हस्तांतरण? क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा ना परिवार में रहता है। 16 घंटे परिवार में रहता है, 6 घंटे स्कूल में रहता होगा, 16 घंटे परिवार में, 2 घंटे पड़ोस में रहता होगा। तो जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ ज़्यादा समाजीकरण होगा। बच्चा परिवार में सबसे ज़्यादा रहता है तो बहुत सारे लोग अपने परिवार के सारे लोगों से सीखता है, रोज़ सीखता है।
तो वहाँ उसका समाजीकरण अच्छा होता है और सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में परिवार सबसे ज़्यादा योगदान देता है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार। कंप्यूटर से क्या आप बातचीत करेंगे? क्या संपर्क में आएंगे कंप्यूटर के? नहीं आएंगे। अनुमानसिकता नहीं पढ़ाया है मैंने। राजनीतिक दल नहीं पढ़ाया है मैंने। तो डी आपका राइट आंसर है परिवार। परिवार समाजीकरण का एक मुख्य कारक है। परिवार, समाज, विद्यालय, फिर प्ले, साथ में खेलने वाले बच्चे, ये सारे समाजीकरण के तत्व हैं। लाइब्रेरी, कंप्यूटर, राजनीतिक दल, अनुमानसिकता, ये कारक नहीं है समाजीकरण के। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का एक मुख्य कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक मुख्य कारक है। विद्यालय समाजीकरण, ये तो ठीक है। विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है, ये इससे भी ठीक है, ये पहले वाले से भी ठीक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये तो बिल्कुल गलत है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये भी ठीक है। लेकिन परिवार की होती है बहुत बड़ी भूमिका। विद्यालय की भूमिका होती है लेकिन परिवार की उससे ज़्यादा होती है। तो अब है तो ये तीन सही कि समाजीकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, विद्यालय समाजीकरण का मुख्य कारक है, विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन बी हमारा राइट आंसर है कि विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका होती है, यहाँ विद्यालय की जगह परिवार होता तो ये सही मानते। तो विद्यालय की भूमिका होती है लेकिन बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये थोड़ा सा गलत है। अब ए और बी बचे, तो ए में विद्यालय समाजीकरण का मुख्य कारक है, मुख्य कारक नहीं है, ये गलत है। मुख्य कारक जो है विद्यालय नहीं है, परिवार है। परिवार मुख्य कारक है। परिवार जो है, परिवार मुख्य कारक है, तो ये तो गलत है कि विद्यालय बोल रहा है यहाँ, ये गलत है, ये भी गलत है। बी ठीक है कि विद्यालय समाजीकरण का इंपोर्टेंट फैक्टर है। अगला है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? प्रगतिशील मॉडल का अर्थ ये होता है कि जैसे हमें एक स्कूल खुलवाना है या हमें एक स्कूल बनवाना है, उसकी बिल्डिंग भी बनवानी है और उसके टीचर, उसकी बिल्डिंग, उसका मैनेजमेंट, हमें इन सब की व्यवस्था करना है। तो अब हम सोचेंगे कि यार इसकी बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ना हम एक मॉडल बनाएंगे, एक नमूना बनाएंगे कि देखो इतने इतने टीचर होंगे, ये बुक्स होंगी, ये लाइब्रेरी होगी और ऐसा ऐसा वो विद्यालय का भवन बनेगा, उसकी बिल्डिंग बनेगी। तो स्कूल बनाने के पहले हमने ये सारी चीज़ें निर्धारित कर ली, एक मॉडल बना लिया, एक चार्ज शीट तैयार कर ली कि ऐसे ऐसे विद्यालय होना चाहिए। तो जैसे हमें बच्चों का समाजीकरण करना है तो उसके लिए भी हम एक मॉडल तैयार करते हैं कि कैसे बच्चे का समाजीकरण हम करें ताकि उनका बेहतर से बेहतर समाजीकरण हो सके, बेहतर सोशलाइजेशन हो सके। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट करें, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको दिया है। तो इसका जवाब आप कमेंट में दें और यदि ना समझ में आए, ना बने तो मुझको बताएं, तो फिर मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। इसके बाद अगला है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से, शिक्षकों से, ऑल ऑफ दीज सही है इसका। तो इसके बाद शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन करना और समायोजन करना। समाजीकरण है, क्या है समाजीकरण? इसका मतलब समाजीकरण क्या है? समाज के जो नियम हैं उनके साथ अनुकूलन करना, समाज के नियमों के साथ अनुकूलन करना, मानदंड, नॉर्म्स, रूल रेगुलेशन। तो इस प्रकार हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और जो भी आपको डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट करें। और इस प्रकार आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। आज ये बाल विकास की पहली क्लास है, इसके पहले मैथ की अपलोड कर दी गई है और 1-2 क्लास और रहेंगे। टोटल 3-4 क्लास रोज रहेंगी आपकी और 2 महीने आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी विद रिवीजन। तो चलिए अब हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम समाजीकरण का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे।